अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी और चैप्टर का नेम जो है वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है, बायो एनर्जेटिक्स। आज हम बात करेंगे जी लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर के बारे में, मज़ीद इसको जो है वो आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिसेंटली टॉपिक्स को डिस्कस कर देता हूँ। हमने ऑलरेडी बायो एनर्जेटिक्स को डिफ़ाइन कर लिया है, मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन कर लिया है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को डिफ़ाइन कर लिया है। एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, उसको हमने जो है ना वो टॉपिक को पढ़ लिया है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के मुतालिक, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो उसके फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, या उसका किरदार, उसमें रोल ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ टेम्परेचर, उनके बारे में बात की। क्लोरोफाइल का क्या किरदार था, क्लोरोफाइल किस तरह से एनर्जी को जज़ब करता है और उसके साथ जो है वो ग्लूकोज को तैयार करता है। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की या सेलुलर रेस्पिरेशन की। ठीक है, पौधों के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह की थी, फोटोसिंथेसिस के तौर पर हमने उसको पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक ऐसी रेस्पिरेशन के बारे में जिसके अंदर दो तरह की उसकी कैटेगरीज जो है वो हमारे पास खुलकर सामने आएंगी। एक कुछ होती हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही हैं और कुछ होती हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, टॉपिक का लिख देता हूँ यहाँ पे। टॉपिक का नेम है जी आज के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली मेरे पास है द प्रोसेस of creating energy in cells, वो प्रोसेस जिसमें सेल्स के अंदर एनर्जी को पैदा किया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों तरह से, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जिंदा चीज़ों में भी और पौधों के अंदर, मतलब पौधे भी वैसे जिंदा ही कंसिडर होते हैं, तो हम इस तरह कैटेगरी बना लेते हैं। इंसानों के अंदर और पौधों के अंदर जो है ये प्रोसेस चलते रहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है पौधों के अंदर चलता है, रेस्पिरेशन जो है वो जिंदा जानदारों के अंदर जो है, जैसे पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की कैटेगरी जो है वो प्लांट्स की कैटेगरी से उसको अलग कर देती है। मैंने दोनों को इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस का जिक्र आएगा तो इन प्लांट्स रहेंगे हम, रेस्पिरेशन का जिक्र आएगा तो प्लांट्स के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर हम आ जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना। लेकिन आज हम उसकी ना दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कैटेगरीज कुछ इस तरह से है मेरे पास। एक है मेरे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, the reaction proceeds in the presence of oxygen। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला जो रिएक्शन है उसको नाम दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एंड दूसरा मेरे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो हमारे पास सारी यही डेफिनेशन है। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रिएक्शंस होते हैं उनको नाम दिया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों कैटेगरीज बन गई हैं, एरोबिक की और एनारोबिक की। अब इसकी मैं आपको तफसील भी बताता हूँ कि ये दोनों क्यों रिएक्शन, हालांकि आज की मौजूदगी में, आज की दुनिया की मौजूदगी में, जबकि ऑक्सीजन के बिना हम कह सकते हैं कि कोई बंदा जिंदा रह ही नहीं सकता, जानदार जो है। ठीक है, तो फिर भी ये रिएक्शन क्यों यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की जब इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे ना एनारोबिक की, तो उसमें मैं ये चीजें बता दूंगा। पहले इन दोनों टॉपिक्स पे ही चलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का उल्ट इसको कह सकते हैं हम। फोटोसिंथेसिस का उल्ट कैसे है कि फोटोसिंथेसिस में हमने कौन सी चीज तैयार की थी, एक ग्लूकोज तैयार किया था C6H12O6, और प्लस उसके साथ हमने उसमें से जो वाटर है इसके साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होता है जो है, ये इसको इस तरह लिख देता हूँ, वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, तो ये हमारे पास कौन कौन सी चीज बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इसके साथ बना देगा पानी, देन उसके बाद इसमें से
एनर्जी जो है वो भी रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन और उसके साथ ग्लूकोज जो है, ठीक है, जब मिलते हैं तो वो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन जो है वो बना देते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिया जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ऐसे रिएक्शन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होते हैं, मतलब इसका उल्ट सारा जो है वो इधर आ जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एंड देन जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा ऑक्सीजन एंड C6H12O6, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के इनवर्स रिएक्शन कह सकते हैं हम इनको। इनवर्स रिएक्शन ये जो है वो इस लिहाज से है कि हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें जो है वो बनकर तो सामने आ रही होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी दो कैटेगरीज हैं जो कि हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की और एरोबिक रेस्पिरेशंस की है, ठीक है। बोर्ड के ऊपर आप ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या रिएक्शन या एरोबिक रिएक्शन जो भी है, और दूसरी है इथाइल, वो इसी में बनती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, ठीक है। तो वो उसको नहीं मैं मेंशन करता, दूसरी लिख देता हूँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन का मैंने नाम यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, बेसिकली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उनको दूसरा नाम जो है वो रखा गया है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ही इसको कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये अमल यीस्ट या बैक्टीरिया इनमें किया जाता है, ठीक है। इनके अंदर ये रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, पायरोविक एसिड जो है वो टूट जाता है इथाइल अल्कोहल में, ठीक है, और उसके साथ मज़ीद वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो बन जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें दही कर्ड जो है, ठीक है, दही के अंदर ये प्रोसेस होता है सबसे ज़्यादा। जैसे हम उसको जाग लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते रिएक्शंस में, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, जैसे इसमें पायरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है, वैसे ही लैक्टिक एसिड में जो हमारे पास है वो भी तब्दील होगा। तो इसके साथ जाहिर सी बात है इथाइल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो लैक्टिक एसिड में भी ऐसा ही कुछ होगा जिसमें हमारे पास पायरोविक एसिड जो है, पायरोविक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक हो गया जी। ये पायरोविक एसिड के मुतालिक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है ना उसकी हम इसमें सारी नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक जो है लेक्चर, उसमें हम इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना मेंशन कर देता हूँ कि पायरोविक एसिड ही एक एनर्जी करेंसी के तौर पर जो इस्तेमाल होने वाला ATP था उससे टूट कर तो ये मालिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। 5 कार्बन 6 कार्बन जो हैं वो किस तरह से रिड्यूस होते हैं, और ये ग्लूकोज के जो 6 कार्बन हैं, ठीक है, ये वाले जो हैं तो ये पायरोविक एसिड बनाते हैं। तो वो पायरोविक एसिड जो है जब रिएक्शन के अंदर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको हम शराब कहते हैं, जैसे शराब बनाना। दूसरा जो है वो इसमें पायरोविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है, जो कि दही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, दूध में जैसे हम जाग लगाते हैं, या उसके अलावा ये घुटनों के अंदर जो है ये इकट्ठा, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना मुसलसल, ठीक है, तो 2-3 दफ़ा जो है वो तो आपके घुटनों में ना एक मतलब वो रुकावट सी आ जाती है, मजीद आपसे भागा नहीं जाता या चला नहीं जाता, थकावट सी महसूस होती है। तो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड सारा उधर जाकर घुटनों में जमा हो जाता है, जहाँ पे वर्किंग ज़्यादा हो रही है। आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हो, रेस्ट लेते हो, वो सारा फिर पूरे बॉडी के अंदर जो है वो फिर से जो है ना वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, तो आप फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो। तो स्टूडेंट्स ये अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है जिसमें मैंने इस सारे टॉपिक को इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बेसिकली सांस लेने का अमल है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस भी बताएं, ठीक है, कि एरोबिक के बारे में तो हमें पता है जी, ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो मस्ट है, दरकार ही दरकार है।
अब इम्पोर्टेंस इसकी क्यों आई है, इसको सिलेबस में क्यों बार बार लेकर आ रहे हैं? तो जब दुनिया मार्ज वजूद में आई थी तो उस टाइम ऑक्सीजन का इतना तनासुब नहीं था, ठीक है। तो क्या होता था, लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खुराक की ज़रूरत होती थी, कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो वो क्या करते थे, उन चीज़ों को बनाने के लिए क्या करते थे, ऑक्सीजन के बिना वाले रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, जैसे कि बन बनाना, दही बनाना, हम क्या करते हैं, उसको कपड़े को कवर कर देते हैं कपड़े से ना, उस चीज़ को अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है वो जो बेकरी आइटम्स को तैयार करना, इन चीज़ों को, शराब को बनाना, बेसिकली जो है ये सारी चीज़ें जो है, ये कोशिश यही की जाती है कि इसको हवा ना लगे या हवा से दूर रखा जाए। तो वो उस ज़माने में ये सारा कुछ किया जाता था। जब वक़्त के साथ साथ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है ना, या ऑक्सीजन की पैदावार होना शुरू हुई, या लोगों का उसकी तरफ जो है ना, मतलब वो उससे ज़िंदा रहना, उनकी रग़बत हो गई, तो वो चीज़ तो हो गई, लेकिन लोग इन चीज़ों के भी आदी हो चुके थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो इनसे बनने वाली चीज़ों के आदी हो चुके थे। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि वो तो चल ही रहा है, तो हम इन चीज़ों को भी साथ साथ जो है वो बनाते हैं, जिसकी वजह से वो खमीर बनाना या बेकरी आइटम्स को, स्वीट्स को बनाना, मिठाइयों को बनाना, बन को बनाना, या उसके अलावा जो है दही को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, उनको नाम दिया जाता है एनएरोबीज का, एनएरोबीज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस रिएक्शंस को, ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम करते हैं, उनको नाम दिया जाता है एनारोबीज का। और ये जो है ये अभी मतलब हालिया दौर में भी आज इसको इसीलिए वो इंडस्ट्री में वही मुकाम हासिल है, और इसके बिना इंडस्ट्री जो है ना वो चलने से मतलब बिना, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जितना भी हमारे पास जो मटेरियल तैयार हो रहा है बेकरी आइटम्स का स्पेशली जो है, ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल के तौर पर जितनी भी चीज़ें तैयार हो रही हैं वो ज़्यादातर यही चीज़ें हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या वैसे उनको रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, या मेडिसिन बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से इसको छोड़ा नहीं गया, फिर इस तकनीक को वैसे ही एरोबिक के साथ साथ ही इसको लेके मुसलसल चलते आ रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस के मुतालिक। एनारोबिक रेस्पिरेशंस की 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा हमने, उसकी 2 आगे जो मिसालें जो हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उनको डिफाइन करने के बाद हमने बात की है इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन की, कि इसको आज भी उतनी ही अहमियत क्यों दी जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम जो है वो फर्मेंटेशन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों को मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।